मैं भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं 180 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भारत में आने के बाद मैं ये कहती हूँ कि जो जितने भी NRI हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, भारत में जब आ जाते हैं उनको अनिवार्य रूप से 180 दिन रहने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। मैं एक मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ जो पारंपरिक कारीगरों और उनके रचनात्मक उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हम उनके लिए पेटेंट और भौगोलिक सूचना प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य से मैं हिंदी में कहूँगी से मैं इस गरिमामय प्रांगण से पहली बार यह घोषणा करती हूँ कि हम भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर जहाँ आवश्यक है बौद्धिक संपदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की मुहिम प्रारंभ करेंगे। To give further impetus to India. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उन देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायुक्त खोलने का निर्णय लिया है जहां अभी तक निवासी राजनयिक मिशन नहीं है। तदनुसार मार्च 2018 में सरकार ने अफ्रीका में 18 नए भारतीय राजनयिक मिशन खोलने का अनुमोदन दिया था। वर्ष 2018-19 में रवांडा, जिबूटी, भूमध्य गिनी, रिपब्लिक ऑफ गिनी और बुर्किना फासो में 5 दूतावास पहले ही खोले जा चुके हैं। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य 4 नए दूतावास खोलना चाहती है। इससे विदेशों में न केवल भारत की उपस्थिति बढ़ेगी बल्कि हम उन देशों में विशेषकर स्थानीय भारतीय समुदाय को बेहतर तथा अधिक सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में भी समर्थ होंगे। प्राचीन काल से हमारी ये परंपरा रही है कि भारत ने हमेशा से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समन्वय के जरिए देशों के साथ आर्थिक सहयोग की नीति का अनुसरण किया है। भारतीय विकास सहयोग स्कीम आईडीएस परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त पोषण उपलब्ध कराती है तथा प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में अवसंरचना विकास और क्षमता में योगदान देती है। छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते हम ऐसे वैकल्पिक विकास परक मॉडलों पर विचार करेंगे जिसमें निजी क्षेत्र इक्विटी, बहुपक्षीय वित्त पोषण, कॉरपोरेट अनिवासियों से योगदान आदि शामिल होंगे। मैं वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आईडीएस स्कीम का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के रूप में विकसित कर रही है। ये प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल सैलानियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे जिससे इन स्थलों पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करने के उद्देश्य से एक डिजिटल संग्रह बनाया गया है जिसमें भारत में आदिवासियों के दस्तावेजों, लोकगीतों, उनके विकास क्रम के फोटो, चित्रों और वीडियो, उत्पत्ति स्थल, जीवन शैली, वास्तुकला, शिक्षा स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्य और अन्य मानव विकास का संग्रह किया जाएगा। इस संग्रह को और अधिक समृद्ध और सुदृढ़ बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आती हूँ बैंकिंग क्षेत्र के लिए हम क्या प्रस्ताव कर रहे हैं उन पर आती हूँ।
बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त करने से वित्तीय लाभ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने लगे। पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक की गिरावट आई। पिछले 4 वर्षों में आईबीसी और अन्य उपायों के चलते 4 लाख करोड़ से अधिक की रिकॉर्ड वसूली हुई है। वर्तमान में प्रावधान कवरेज अनुपात 7 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है और घरेलू क्रेडिट वृद्धि बढ़कर 13.8% हो गई है। सरकार ने समेकन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चालू किया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 8 रह गई है। इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंक त्वरित सुधार कार्यवाही ढांचे से बाहर निकलने में सक्षम हो गए हैं। Government has smoothly carried out consolidation, reducing the number of public sector banks by 8. At the same time, पैतृक संपत्ति के मामले से निपटने के लिए फिलहाल अर्थव्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रोत्साहित करने और बैंकों के क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ की और राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। Public sector banks are now proposed to be further provided 70,000 crores of rupees capital to boost credit for a strong impetus। जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे, ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण और दहलीज पर बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव देंगे तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ग्राहकों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाएं लेने में समर्थ बनाएंगे। इसके अलावा सरकार ऐसी वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए खाताधारकों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी, जहां अन्य द्वारा उनके खातों में नकद राशि जमा किए जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन को सुदृढ़ कराने के लिए भी सुधार किए जाएंगे। हमने कदम उठाए हैं ताकि समस्या का निदान हो सके और सुधार भी किए जाएंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां छोटे और मध्यम औद्योगिक खंडों में खपत मांग के साथ साथ पूंजी सृजन को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एनबीएफसी, जो मूल रूप से काफी सुदृढ़ है, को अत्यधिक प्रतिकूल जोखिम के बिना बैंकों और म्यूचुअल फंड से वित्त पोषण प्राप्त करना जारी रखना चाहिए। वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी, जिनकी चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को उच्च दर वाली जुटाई गई अस्थियों की बिक्री करने के लिए सरकार 10% तक की प्रथम हानि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए 6 माह की आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी। मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को उच्च दर वाली जुटाई गई अस्थियों की बिक्री करने के लिए सरकार एक बार 6 महीने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी और ये 10% तक होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक एनबीएफजी का विनियामक है, तथापि आरबीआई का एनबीएफसी पर सीमित विनियामक प्राधिकार है। वित्त विधेयक में एनबीएफसी की तुलना में आरबीआई के विनियामक प्राधिकार को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव किए जा रहे हैं। एनबीएफसी जो सार्वजनिक ऋण देता है, वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाए रखना होता है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा अपेक्षित अनुसार
एक विशेष रिजर्व भी बनाए रखना होता है। NBFC को पब्लिक इश्यू से धन जुटाने की अनुमति प्रदान करने के लिए DRR का सृजन करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। जो वर्तमान में केवल एक पब्लिक इशू पर ही लागू है, जबकि निजी क्षेत्र को इससे छूट प्राप्त है। और TRDS प्लेटफॉर्म में NBFC कारक के रूप में पंजीकृत न होने वाले अधिक भागीदार, विशेषकर आवास क्षेत्र के लिए एक अनुकूल नियम बनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि दोबारा फाइनेंस करता है, उधार देता है, आवास संबंधी वित्तीय क्षेत्र का विनियामक भी है। इसमें NHB को कुछ हद तक विवादास्पद तथा कठिन कार्य मिलता है। मेरा प्रस्ताव यह है कि आवास संबंधी वित्तीय क्षेत्र के विनियमन का जो प्राधिकार NHB को दिया गया है, वह उसे वापस लेकर भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाए। वित्त विधेयक में आवश्यक प्रस्ताव शामिल कर लिए गए हैं। सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ का निवेश करने की अपने इरादे की घोषणा की है। 100 लाख करोड़ का निवेश होगा बुनियादी सुविधाओं में अगले 5 वर्षों में। इस दिशा में एक ऐसी विशेषज्ञ समिति के गठित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका कार्य दीर्घकालिक वित्त संबंधी वर्तमान स्थिति, विकास पूरक वित्तीय संस्थानों के बारे में हमारे पुराने अनुभवों का अध्ययन करना और इन बुनियादी संरचनाओं के बारे में अपनी सिफारिश देना है, तथा यह बताना है कि विकास परक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कितने धन को दिए जाने की जरूरत पड़ेगी। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करना और इसको विनियमित करते हैं, जो कि विभिन्न मध्यस्थों की सहायता से होता है, जिसमें अन्यों के अलावा NPS ट्रस्ट भी शामिल है। योगदान करने वालों के व्यापक हितों को देखते हुए NPS और GFRD के बीच एक दूरी को देखते हुए NPS ट्रस्ट को PFRDA से अलग रखने और उसको साथ एक यथोचित संगठनात्मक संरचना प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बीमा समव्यवहारों को देश में ही पूरा करने की सुविधा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में विदेशी पुनः बीमाकर्ताओं की शाखा खुलवाने के लिए सरकार ने नेट ओन्ड फंड की जरूरत को 5,000 करोड़ से कम करके 1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। मैं इसको फिर से दोहराऊंगी। बीमाकर्ताओं की शाखा खुलवाने के लिए सरकार ने नेट ओन्ड फंड की जरूरत को अंतर्राष्ट्रीय बीमा समव्यवहारों को पूरा करने के लिए और फंड की जरूरत को 5,000 करोड़ से कम करके 1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। सरकार गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में निवेश को कम करने की नीति अपना रही है, जिससे कि सरकार का हिस्सा 51% से नीचे न जाने पाए। जिन मामलों में उपक्रमों को अभी भी सरकार के नियंत्रण में बनाए रखना है, वहां सरकार मामले दर मामले के आधार पर 51% से नीचे, लेकिन एक यथोचित स्तर पर बनाए रखने का विचार कर रही है। सरकार 51% की हिस्सेदारी बनाए रखने की अपनी इस नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे कि इस 51% की हिस्सेदारी में सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं की हिस्सेदारी को भी शामिल किया जा सके। अध्यक्ष जी, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह में सुधार लाने के लिए घरेलू कारपोरेट प्रणालियां और रीतियों को विश्व की प्रणालियों और रीतियों के अनुरूप बनाया जाना जरूरी है। इस बात को मानना पड़ेगा कि इक्विटी में वैश्विक वित्तीय गति में कतिपय मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उस स्टॉक के बारे में मूल्यांकन किया जा सके जिसको विनिवेश के लिए चुनते हैं।
जिसका इरादा CPSE से फुटकर भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन देने का है, जिसमें हाल ही में बहुत ही उत्साहवर्धक अपवर्ड रुख दिखाई देता है। अतिरिक्त निवेश की गुंजाइश को पैदा करने के लिए सरकार CPSE में जिसमें बैंक आते हैं अपनी स्थिति को फिर से ठीक करना चाहते हैं, जिससे कि इससे और शेयर जारी किए जा सकें और अपने बाजार को अधिक गहराई तक ले आया जा सके। चुनिंदा CPSE में रणनीतिक रूप से विनिवेश को कम करने के लिए सरकार की प्राथमिकता ये बनी रहेगी। वर्तमान समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों को देखते हुए सरकार एयर इंडिया में विनिवेश को रणनीतिक रूप से कम करने की अपनी प्रक्रिया को न केवल पुनः शुरू करेगी, बल्कि निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी CPSE को मौका देगी। जो चुनी हुई CPSE है वो रणनीतिक रूप से विनिवेश को कम किए जाने की सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। वर्तमान समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों को देखते हुए सरकार एयर इंडिया में विनिवेश को रणनीतिक रूप से कम करने की अपनी प्रक्रिया को न केवल पुनः शुरू करेगी, बल्कि निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी CPSE को मौका देगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1,05,000 करोड़ के विनिवेश प्राप्ति का लक्ष्य रखा है 2019-2020 के लिए। सरकार PCU की एक रणनीतिक बिक्री का भी रास्ता अपनाएगी। सरकार गैर वित्तीय क्षेत्रों में भी PSU को मजबूत तथा सुसंगठित बनाए रखने का काम जारी रखेगी। श्रीमान ETF ने खुदरा निवेशकों के लिए निवेश का एक प्रमुख अवसर प्रदान किया है और ये भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में एक साधन के रूप में सिद्ध हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की तर्ज पर ETF में निवेश का एक विकल्प प्रदान करेगी। इससे CPSE में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। PSU में जनता के बेहतर स्वामित्व के लिए PSU में जनता के बेहतर स्वामित्व के लिए और सूचीबद्ध PSU को और अधिक वाणिज्यिक और बाजारोन्मुखी बनाने के लिए सरकार ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगी जिससे कि सभी सूचीबद्ध PSU के लिए जनता की 25% की भागीदारी के मानक सुनिश्चित हो सकें और सभी PSU कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी को अधिकतम स्वीकृत सीमा तक बढ़ाया जा सके। श्रीमान अपनी GDP में भारत का संप्रभु ऋण विश्व भर में सबसे कम है, जो कि ये विश्व में सबसे कम है संप्रभु ऋण है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है भारत के लिए। पंक्ति को दोबारा दोहरा रही हूँ, अपनी GDP में भारत का संप्रभु ऋण विश्व भर में सबसे कम है, जो कि 5% से भी नीचे है। सरकार विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपनी सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को बढ़ाना शुरू करेगी। इससे घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की मांग पर भी लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा। महोदय, मान्य 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की एक नई श्रृंखला 7 मार्च 2019 को जारी की गई है, जिससे कि नेत्र बाधित लोग भी आसानी से पहचान सकते हैं। ये नए सिक्के जनता के प्रयोग के लिए शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। श्रीमान, हमने स्वतंत्रता के बाद पहले 50 वर्षों में अधिकार पर जोर दिया है। महोदय, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी इस पंक्ति की तरफ कि ये जो है मेरे भाषण का पहले 50 वर्षों में हमने अधिकार पर जोर दिया है और स्वतंत्रता के पहले 75 वर्षों में हम भारत के प्रति अपने कर्तव्यों पर जोर देना चाहिए। जोर दें, कर्तव्यों पर जोर दें और अधिकार में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। दुनिया भर के सभी विचारकों ने हमारे इस तर्क का समर्थन किया है
कि हम अपने कर्तव्यों के पालन में अपना अधिकार सुरक्षित रखें। भारत के बेहतर भविष्य के लिए 2022 में दोबारा जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, हम सबको राष्ट्र की सेवा में समर्पित होना चाहिए। महोदय, अब मैं भाग खास के ऊपर बोलूंगी। ये हम सभी के लिए बहुत ही रुचिकर होगा। ये कर से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने देखा है बहुत सारे माननीय सदस्य बैठे हैं। अध्यक्ष जी, मैं शुरू करती हूँ। मैं अपने करदाताओं का आभार व्यक्त करती हूँ जो एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे करदाता जो जिम्मेदार नागरिक हैं और अपने करों का भुगतान करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, उनके बहुमूल्य अंशदान के कारण ही हमारी सरकार हमारे देश के समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए हमारे सामूहिक स्वप्न को साकार करने के लिए कार्य करने में समर्थ है। ऐसी परिस्थिति में मुझे एक तामिल संगम काल की और ये कृति है, ये तमिल संगम काल की पूरा नुरु नामक कृति की एक पंक्ति है। ये बुद्धिमत्ता मुझे झलकती है इसमें। इसका अर्थ यह है कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े से प्राप्त धान की फसल से निकाले गए चावल से के कुछ ढेर एक हाथी के लिए पर्याप्त होंगे। जैसा कि यदि कोई हाथी धान के खेत में स्वयं घुसकर उसे खाना शुरू कर दे तब क्या होगा? यह जितना खाएगा उससे कहीं अधिक उस पैरों से कुचलकर बर्बाद कर देगा। मैं पहली पंक्ति बोल रही हूँ और अंत की पंक्ति बोलूंगी। கொளினே அறிவுடை வேந்தன் நெறியறிந்து கொளினே பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் யானை புக்க புலம் போல் யானை புக்க புலம் போல தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே. Meaning, भूमि के एक छोटे से टुकड़े प्राप्त धान की फसल, निकाले गए चावल के कुछ ढेर एक हाथी के लिए पर्याप्त होंगे। हाथी के लिए कुछ, लेकिन यदि कोई हाथी धान के खेत में, अगर हाथी स्वयं धान के खेत में घुस करके उसे खाना शुरू कर दे, यह जितना खाएगा उससे कहीं अधिक पैरों से कुचलकर बर्बाद कर देगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए जो सलाह दी गई है पांडियन, ये बहुत ही बहुमूल्य सुझाव है। और एक हाथी को अगर धान दिया जाता है, यहाँ मैं कर की बात कर रही हूँ, और खुशी होगी, उसको खेत में जाकर के उसको कुचलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम किसी को भी कुचलना नहीं चाहते हैं। महोदय, प्रत्यक्ष करों में महोदय, अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के कारण पिछले 2 वर्षों की तुलना में प्रत्यक्ष कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2018-19 में 78% से बढ़कर लगभग 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
और ये मैं 2018-19 की बात कर रही हूँ। 6.38 लाख करोड़ रुपए से 11.37 लाख करोड़ रुपए इस 2013-14 से 2018-19 में, और अब ये 2 अंक की वृद्धि हो रही है इसमें हर वर्ष। मैं याद दिला दूं, मैं दोहरा रही हूँ फिर से, इस पिछले 5 वर्षों ने हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है और छोटे और मध्यम आय कमाने वाले व्यक्तियों पर कर भार कम करने के लिए पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की याद दिलाती हूँ। इसमें स्वनियोजित छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, वरिष्ठ नागरिक शामिल है। उनकी वार्षिक कर योग्य आय 5 लाख रुपए से अधिक होती है तो उन्हें कोई आयकर भुगतान करना अपेक्षित है, तब उनको आयकर देना होगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस संबंध में हमारे प्रयास और उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। मैं ब्यौरे में नहीं जा रही हूँ, उसके बारे में जानकारी अनुबंध में उपलब्ध है। अध्यक्ष जी, मेरे कर प्रस्तावों का उद्देश्य विकास की गति में तेजी लाना, सस्ते आवास को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता की भावनाएं जागृत करके स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के संवर्धन की गति में तेजी आएगी। मेरा उद्देश्य कर प्रशासन को सरल बनाना, इससे और अधिक पारदर्शिता लाना है। जहां तक कॉरपोरेट कर का संबंध है, हम दरों को चरणबद्ध ढंग से कम करते रहेंगे। 5%। फिलहाल 25% की निम्न दर 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों पर ही लागू होती है। मैं इसमें 400 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली सभी कंपनियों को शामिल करने के लिए इसे व्यापक बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे 99.3% कंपनियां इसके दायरे में आ जाएंगी। अब तक केवल 0.7% कंपनियां ही इस दर से बाहर रह जाएंगी। महोदय, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैब, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, लिथियम स्टोरेज बैटरी, सोलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सेवाओं, लैपटॉप आदि जैसे सूर्योदय और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने के माध्यम से वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने तथा उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 35 घ के अधीन आयकर छूटों से संबंधित निवेश और अन्य प्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान करने के लिए एक स्कीम प्रारंभ करेगी। महोदय, विद्युत चालित वाहन अपने व्यापक उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए हमारा यह लक्ष्य है कि हमारा भारत मेढक की तरह ऊंची छलांग भरता हुआ विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण का विश्व में अग्रणी स्थान बने। उपयुक्त स्कीम में सोलर स्टोरेज बैटरियों और चार्जिंग अवसंरचना के समावेशन से हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने के लिए माल एवं सेवा कर परिषद पहले ही क्रियान्वित कर चुकी है। विद्युत चालित वाहनों को उपभोक्ता के लिए सस्ता बनाने के लिए हमारी सरकार विद्युत चालित वाहन खरीदने के लिए 1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर कटौती प्रदान करेगी। इसका क्या मतलब है? इससे विद्युत चालित वाहन खरीदने के लिए ऋण लेने वाले करदाताओं को ऋण अवधि पर लगभग 2.5 लाख का लाभ मिलेगा। इसलिए जब सारा जो अवधि खत्म होगी लाभ की लोन की जो आपने ऋण लिया है एक विद्युत चालित वाहन को खरीदने के लिए, तब तक आपको लगभग 2.5 लाख रुपए का फायदा होगा। इसके तहत जो हमने आयकर छूट आपको दी है ताकि आप विद्युत चालित वाहन खरीद सके, उसको बढ़ावा मिल सके। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप की। जबकि मैंने बात की, जब हम इस देश के युवाओं की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था स्टार्टअप की आवश्यकता होगी और हम उन्हें लगातार सतत
उत्साह दे रहे हैं। भारत में स्टार्टअप अपनी जड़ें जमा रहे हैं और उनकी निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। तथाकथित एंजल टैक्स मुद्दे का समाधान करने के लिए अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत करने वाले और अपनी विवरणियों में सूचना प्रदान करने वाले स्टार्टअप तथा उनके निवेशकों के शेयर प्रीमियमों के मूल्यांकनों के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। निवेशक की पहचान और उसकी निधियों का स्रोत संस्थापित करने के मुद्दे का ई-सत्यापन तंत्र लागू करके समाधान किया जाएगा। इसलिए कहीं पर मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे स्टार्टअप और उनके द्वारा जुटाई गई निधियों के संबंध में आयकर विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप के लंबित आंकड़ों और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी जांच पड़ताल या सत्यापन न किया जा सके, ताकि जो इसमें विशेषाधीन जो अधिकार है उसको भी हटा दिया गया है। इसलिए किसी प्रकार का अनुमोदन लिए बिना ही और किसी भी प्रकार के जो अधिकारियों का इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में स्टार्टअप द्वारा श्रेणी 1 वैकल्पिक निवेश निधियों सहित कतिपय निवेशकों को उनके द्वारा शेयर जारी करते समय जारी किए गए उनके शेयरों का उचित बाजार मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है। मैं यह लाभ श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश निधि को भी देने का प्रस्ताव करती हूँ। इस समय यह AIF कैटेगरी 1 में उपलब्ध है, लेकिन मैं इसे प्रस्ताव करती हूँ इसे श्रेणी 2 में भी लागू किया जाए। अतः निधियों को निर्गमित शेयरों का मूल्यांकन आयकर समीक्षा के दायरे से बाहर होगा। पुनः आप इसको आयकर समीक्षा से बाहर निकल जाएंगे, दायरे से बाहर निकल जाएंगे। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कुछ जो शर्तें हैं उन्हें अग्रेषित और प्रतिसंतुलित करने की कुछ शर्तें शिथिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं प्रस्ताव अपने निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभों की छूट अवधि 31/3/2021 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके लिए कुछ और छूट भी दी जाएंगी। महोदय, सस्ता आवास, सबके लिए आवास और सस्ते आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सस्ता आवास के डेवलपरों द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। स्वामित्व वाली संपत्ति के संबंध में आवास ऋण पर प्रदत्त बाजार पर 2 लाख तक की कटौती की अनुमति है। इससे और अधिक बढ़ावा दिए जाने के लिए मैं 45 लाख तक के मूल्य का सस्ता मकान खरीदने के लिए 31 मार्च 2020 तक के लिए ऋण पर प्रदत्त ब्याज हेतु 1.5 लाख तक अतिरिक्त कटौती की अनुमति का प्रस्ताव करती हूँ। इस प्रकार सस्ता मकान खरीदने वाले व्यक्ति को अब 3.5 लाख तक ब्याज संबंधी कटौती का लाभ मिलेगा और इससे मध्य वर्गीय मकान इससे मध्य वर्गीय मकान खरीदने वालों को उनके 15 वर्ष की अवधि वाले ऋण पर लगभग 7 लाख रुपए का लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने बात की अभी विद्युत चालित कारों की, अब हम बात कर रहे हैं कर कटौती की। जो सस्ता आवास के लिए जो कि घर खरीदना चाहते हैं और यह 15 वर्ष की अवधि वाले ऋण पर जब आप ऋण लेते हैं और जो कुल लाभ होगा वह 7 लाख रुपए होगा। इसका मतलब है कि इससे बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का, NBFC का। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारत की वित्तीय व्यवस्था में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इनमें से अधिकाधिक विनियमों के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन होती हैं।
अतः अनुसूचित बैंकों की तुलना में उनके कर व्यवहार में अधिक समानता लाए जाने की आवश्यकता है। इस समय अनुसूचित बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्मित कतिपय अशोध्य अथवा संदेहास्पद ऋणों पर होने वाले ब्याज पर उस वर्ष कर लगाने की अनुमति दी जाती है जिस वर्ष ब्याज वास्तविक रूप से प्राप्त किया जाता है। मैं यह सुविधा जमा राशियां लेने वाले रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग कंपनियों को भी देने का प्रस्ताव करती हूँ। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार द्वारा विगत वर्ष में कई उपाय किए गए हैं। IFSC को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैं IFSC को विभिन्न प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करती हूँ। इन प्रोत्साहनों में 15 वर्ष की अवधि में किसी 10 वर्षीय खंड में धारा 80 LA के अंतर्गत 100% लाभ आधारित कटौती, कंपनियों और म्यूचुअल फंडों को चालू और संचित आय से लाभांश वितरण कर से छूट, श्रेणी 3 AIF के पूंजी लाभ तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान पर छूट शामिल है। महोदय, प्रतिभूति लेन देन कर मैं विकल्पों का चुनाव करने के मामले में निपटान और कारोबार के बाद के भाग के बीच के अंतर तक सीमित रखते हुए प्रतिभूति लेन देन कर STT लगाने में राहत देने का प्रस्ताव करती हूँ। जीवन को सरल और आसान बनाना। पेइंग टैक्सेस श्रेणी के तहत भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है। यह रैंकिंग 2017 में 172 से 2019 में 121 पर आ गई है। मैं अब 172 से हम 121 पर आ गए हैं। बहुत भारी हमने उछाल लिया है। मैं अब कई उपायों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव करती हूँ जिनसे करदाताओं के लिए अनुपालना आसान बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। पैन और आधार में आपसी अदला बदली। अध्यक्ष महोदय, अब 120 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों के पास आधार कार्ड है। अतः करदाताओं की आसानी और सुविधा के लिए मैं पैन और आधार में आपसी अदल बदल करने तथा जिनके पास पैन नहीं है उनको अपने आधार संख्या को मात्र कोट करके आयकर विवरणी प्रस्तुत करने तथा जहां पर भी आवश्यकता हो कोड करने की वह कोड कर सकते हैं। इसलिए जहां पर भी आपको पैन कोड करना हो आप वहां पर आधार कर सकते हैं। यदि पैन नहीं है तब भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब इसलिए पहले से भरी हुई आयकर विवरणियां दाखिल करना। करदाताओं को पहले से भरी विवरणियां उपलब्ध कराई जाएंगी जिनमें वेतन से आय, प्रतिभूतियों से अर्जित पूंजी लाभ, बैंकों से प्राप्त ब्याज तथा लाभांश और कर कटौतियों का ब्यौरा शामिल होगा। इन आयों के बारे में सूचना बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, EPFO, राज्य पंजीकरण विभागों इत्यादि जैसे संबंधित स्रोतों से प्राप्त की जाएंगी। इससे न केवल कर विवरणी प्रस्तुत करने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी बल्कि इससे आय और करों की सूचना की सटीकता भी सुनिश्चित होगी। महोदय, व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ई निर्धारण ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम बहुत चर्चा कर रहे थे। जो भी समीक्षा है उसको कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ना चाहिए। आयकर विभाग में समीक्षा निर्धारण की मौजूदा प्रणाली में करदाता को विभाग में बार बार आना जाना पड़ता है जिसके फलस्वरूप अधिकारी कतिपय अवांछनीय व्यवहार करते हैं। ऐसी घटनाओं को समाप्त करने और माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना एक निर्धारण स्कीम जिसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा को इस वर्ष चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत में उन मामलों में ई निर्धारण किया जाएगा जिनमें कतिपय विशिष्ट लेन देनों अथवा विसंगतियों का सत्यापन करना जरूरी है।
समीक्षा के लिए चयनित मामले यादृच्छिक तरीके से निर्धारण इकाइयों को आवंटित किए जाएंगे तथा केंद्रीय प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारण अधिकारी का नाम, पदनाम अथवा स्थान को प्रकट किए बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी किए जाएंगे। केंद्रीय प्रकोष्ठ करदाता और विभाग के बीच संपर्क का एकल बिंदु होगा। निर्धारण करने की यह स्कीम आयकर विभाग की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। महोदय, डिजिटल भुगतान। हमारी सरकार ने डिजिटल भुगतान और कम नकदी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल में कई पहलें की हैं। डिजिटल भुगतानों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए मैं अधिकाधिक उपाय किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। कारोबारी भुगतान नकद में किए जाने की परिपाटी को हतोत्साहित करने के लिए मैं बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी निकासी पर 2% का TDS लगाए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं इसको दोबारा दोहराती हूँ। कारोबारी भुगतान नकद में किए जाने की परिपाटी को हतोत्साहित करने के लिए मैं बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी निकासी पर 2% का TDS लगाए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त कम लागत की अनेक डिजिटल भुगतान विधियां हैं, जैसा कि बूम भीम, UPI QR कोड, आधार पे, कतिपय डेबिट कार्ड, नेफ्ट, RPGS आदि, जिनका उपयोग कम नकद वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि व्यापारिक प्रतिष्ठान जिनका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ से अधिक है, वे अपने ग्राहकों को कम लागत वाली डिजिटल भुगतान की विधियों की पेशकश करेंगे तथा ग्राहकों तथा व्यापारियों पर कोई प्रभार या व्यापारिक छूट पर अधिरोपित नहीं की जाएगी। कोई भी प्रभार या व्यापारिक छूट दर अधिरोपित नहीं की जाएगी, ना ही ग्राहकों पर और ना ही व्यापारियों पर। जैसे जैसे लोग इन डिजिटल भुगतानों की ओर बढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक उन बचतों से इन लागतों का समायोजन करेंगे जो कम नकदी के प्रचलन के कारण उन्हें प्राप्त होगी। आयकर अधिनियम एवं भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं, जो कि इन प्रावधानों पर प्रभाव डालेंगे। महोदय, अब हम राजस्व जुटाने पर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी हम सभी के लिए चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लघु एवं मध्यम आय अर्जन करने वालों पर, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख तक है, उन पर कर का बोझ कम करने के लिए बहुत से उपाय पहले ही कर चुके हैं। अतः उन्हें आयकर भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उन आयकर दाताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कर देकर राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर भी आय का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से जिनकी आय सबसे अधिक है, उन्हें राष्ट्र के विकास में अधिक योगदान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय 2 करोड़ से 5 करोड़ तक और 5 करोड़ से अधिक है, उन पर अधिभार बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं, जिससे कि इन 2 श्रेणियों पर क्रमशः 3% और 7% बढ़ जाएगी। अन्य उपाय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि जो कर स्लैब है उसको सरल किया जाए ताकि जो वास्तविक कठिनाइयों को कम किया जा सके, जिसमें शामिल है कि जो विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन शुरू करने हेतु न्यूनतम कर में वृद्धि करना और आयकर अधिनियम की धारा 50 CA तथा धारा 56 के दुरुपयोगी उपबंधों से उपयुक्त श्रेणी के व्यक्तियों को छूट देना शामिल है। महोदय, अप्रत्यक्ष कर। अब मैं अप्रत्यक्ष कर की ओर आती हूँ। हम जानते हैं कि GST को लागू करने के साथ साथ परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। सभी अर्थों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार रहा है।
हर दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार रहा है। केंद्र और राज्यों का एक साथ देश की भलाई के लिए कराधान की अपनी सार्वभौमिक शक्ति का एक समान उपयोग करने के लिए राजी होना एक अभूतपूर्व कदम है। 17 करों और 13 उपकरों को मिलाकर एक कर बना है। अनेक दरें 4 रह गई हैं। लगभग सभी वस्तुओं में दर कटौती देखी गई है। 10 विवरणियों की जगह एक ने ले ली है। करदाताओं का कर विभागों के साथ आमना सामना कम हो गया है। सीमा जांच समाप्त हो गई है। वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध लाया और ले जाया जा रहा है, जिससे समय और ऊर्जा की बचत हुई है। जितने समय में एक ट्रक एक ट्रिप पर जाता था, उतने ही समय में 2 ट्रिप करने लगा है। इस तरह से एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सपना पूरा हो गया है। जीएसटी परिषद को सारा का सारा श्रेय जाता है। महोदय, शुरुआती चरण में जीएसटी को कतिपय कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुधार के स्तर को देखते हुए यह स्वाभाविक था। फिर भी परिषद, केंद्र और राज्यों ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। जीएसटी की दरें भी उल्लेखनीय रूप से कम हुई हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 92,000 करोड़ की राहत दी गई है। प्रतिवर्ष 92,000 करोड़ की राहत दी गई है। जीएसटी के प्रदर्शन पर किसी निर्णय पर पहुंचते समय हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। इसका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। हम जीएसटी प्रक्रियाओं को और भी सरल बना रहे हैं। एक सरलीकृत एकल मासिक विवरणी लाई जा रही है। जिस करदाता का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से कम है, वो तिमाही विवरणी फाइल करेगा। छोटे कारोबारों के लिए विवरणी तैयार करने हेतु लेखाकरण सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। पूरी तरह स्वचालित जीएसटी रिफंड मॉड्यूल का क्रियान्वयन किया जाएगा। करदाता के लिए अनेक कर लेजरों के स्थान पर एक कर लेजर होगा। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम लाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें जारी करते समय केंद्रीय सिस्टम में इनवॉइस के ब्यौरे का संग्रहण किया जाएगा। बाद में इसका उपयोग पहले से भरी हुई करदाता विवरणियों के लिए किया जाएगा। अलग से ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी शुरुआत जनवरी 2020 से हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम अनुपालना संबंधी भार को काफी हद तक कम करेगा। सीमा शुल्क के लिए मेरे प्रस्ताव हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने, मेक इन इंडिया के जरिए उच्च स्तर घरेलू मूल्य वर्धन हासिल करने, आयात पर निर्भरता कम करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को संरक्षण देने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और गैर जरूरी वस्तुओं का आयात कम करने तथा विपरिवर्तन सुधारने के उद्देश्य से प्रेरित है। रक्षा का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने की तत्काल आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इस प्रयोजन के लिए भारत में विनिर्मित न होने वाले रक्षा उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जा रही है। मेक इन इंडिया अति महत्वपूर्ण लक्ष्य है। घरेलू उद्योग सम स्तरीय क्षेत्र मुहैया कराने के लिए काजू, गिरी, पीवीसी, विनाइल फ्लोरिंग, टाइल, फर्नीचर के लिए मेटल फिटिंग माउंटिंग, ऑटो पार्ट्स, कतिपय प्रकार के सिंथेटिक रबर, मार्बल स्लैब्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सीसीटी कैमरा, आईपी कैमरा, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर आदि जैसी मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। अब भारत में विनिर्मित किए जाने वाले कतिपय इलेक्ट्रॉनिक मदों पर सीमा शुल्क छूट को भी वापस लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पाम, स्टेरिन, वसायुक्त तेलों पर अंतिम प्रयोग आधारित छूट और विभिन्न प्रकार के कागजों पर छूटें भी समाप्त की जा रही हैं। घरेलू प्रकाशन और मुद्रण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए
आयातित पुस्तकों पर 5% बुनियादी सीमा शुल्क लगाया जा रहा है। घरेलू विनिर्माण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कतिपय कच्ची सामग्रियों और पूंजी वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया जा रहा है। इनमें CRGO शीट्स की कतिपय निर्विष्टि, अमोर्फस रिबन, एथिलीन डाइक्लोराइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, कोबाल्ट मैट, नाफ्था, ऊन के धागे, कृत्रिम किडनी के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और डिस्पोजेबल स्टेरलाइज्ड डायलाइजर एवं नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन शामिल हैं। ई मोबिलिटी को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के कतिपय कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। विशिष्टीकृत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पूंजी वस्तुओं पर भी सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। चमड़ा क्षेत्र को राहत देने के लिए कच्चे और अर्ध तैयार चमड़े पर निर्यात शुल्क को युक्ति संगत बनाया जा रहा है। कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। इससे पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और उपकर की समीक्षा करने की गुंजाइश बनती है। मैं पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर में प्रति लीटर 1 रुपया की दर से बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करती हूँ। सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क बढ़ाकर 10% से 12.5% करने का प्रस्ताव करते हैं। तंबाकू उत्पादों और कच्चा तंबाकू पर राष्ट्रीय आपदा एवं आकस्मिकता शुल्क लगाया जाता है। कतिपय मामलों में इसे इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि इन मदों पर कोई बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सांकेतिक बुनियादी उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। मैं सीमा शुल्क अधिनियम में कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव करती हूँ। हालिया रुझान दर्शाते हैं कि कुछ फर्जी निकाय अनुचित रियायतें और निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीकों का सहारा लेते हैं। जब हमने ऐसे घृणित क्रियाकलापों के विरुद्ध अपने गहन प्रयास किए हैं, ऐसे अपराधों के लिए दंड और अभियोजन बढ़ाने हेतु अधिनियम में उपबंध जोड़े जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट और ड्रॉबैक सुविधा के दुरुपयोग में 50 लाख रुपए से अधिक की राशि शामिल है। इसे यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। हाल ही में GST के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। मेरे लिए चिंता का सबब है कि GST से पूर्व की व्यवस्था से हमारे पास बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। सेवा कर और उत्पाद शुल्क संबंधी मुकदमों में 3.75 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक फंसा हुआ है। इस भार को कम करने और कारोबार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं विरासत विवाद समाधान स्कीम, लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम का प्रस्ताव करती हूँ, जिससे ये मुकदमे जल्दी समाप्त हो जाएंगे। मैं व्यापारियों और व्यवसायियों से इस अवसर का लाभ उठाने और मुकदमेबाजी से मुक्त होने का अनुरोध करती हूँ। मेरे कर प्रस्तावों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ इस गरिमामय सदन को बजट प्रस्तुत करती हूँ। The details of my tax proposals are given in the annexure. Sir Speaker, I thank you for this opportunity, and with these words, I commend the budget. हालांकि मैंने बजट को प्रस्तुत कर दिया है, मैं यहाँ पे इस बात का उल्लेख करना चाहूँगी। हमने जो विशेष आवंटन उन योजनाओं के लिए, कार्यक्रमों के लिए, उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया है। जो विशेष आयोजन किए गए हैं, विशेष आवंटन किए गए हैं योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के लिए, ये बजट के जो दस्तावेज हैं उसमें जो अनुबंध लगे हुए हैं उसमें ये उपलब्ध है। मैं जो प्रतिक्रियाएं
मुझे प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हमें लोगों के विचार प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें आम आदमी से बहुत सारे विचार मिले और हमें बहुत लाभ हुआ उसका। एक बात जिसका मैं अंत में उल्लेख करना चाहूंगी, जो राजकोषीय घाटा है इस वर्ष वो 3.3% है। इसे 3.4% से कम करके 3.3% किया गया है। मत संख्या 2 is 3.3%, brought down from 3.4%. Thank you. Item number 2. Sir, with your permission. महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्री जी वर्ष मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभापटल पर रखूंगी। मध्यम अवधि राजकोषीय नीति सह राज वित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और वृहद आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण। महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि वित्त संख्यांक 2 विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में आए, हाँ वालों के पक्ष में आए, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक पुनर्स्थापित हूँ। माननीय सदस्यों, मैं इस सभा की ओर से देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जी को बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं सभी माननीय सदस्यों को भी 2 घंटे 15 मिनट तक आपने जिस शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के पहले बजट को सुना, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।